This is Vandana and you are watching 99.9 Engineering Station. So student, how are you? I hope you are doing well. So in today's lesson I am going to continue the crash course of heat transfer. So पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमने प्रीवियस लेसन में क्या क्या पढ़ा था, फिर मैं आपको बताती हूँ कि इस लेसन में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो प्रीवियस लेसन में हमने पढ़ा था कि थर्मो और हीट ट्रांसफ़र के क्या रोल होते हैं, मींस कि हीट ट्रांसफ़र कैसे, थर्मो में हमें सिर्फ अमाउंट ऑफ हीट कैलकुलेट करना होता है, जबकि हम हीट ट्रांसफ़र में रेट ऑफ हीट रिक्वायरमेंट को कैलकुलेट करते हैं, उनके यूनिट क्या होते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि मोड्स क्या क्या होते हैं हीट ट्रांसफ़र में, जो बहुत ही बेसिक है कि सबको पता है, आप सभी को पता होगा कि कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। फिर हमने एक थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा था कि थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है। तो बेसिकली ये रिप्रेजेंट करते हैं हम के से, और ये एक थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टी है और जो कि हमें बताती है कि किसी भी मटेरियल की एबिलिटी कितनी है हीट को कंडक्ट करने में, कितनी जल्दी वो कंडक्ट कर लेता है। ठीक है। नेक्स्ट हमने ये भी पढ़ा था कि जो मरकरी है वो एक तरीके का थर्मोमेट्रिक फ्लूइड है, जिसकी प्रॉपर्टी, जो बेस्ट प्रॉपर्टी है, लिक्विड में सबसे ज़्यादा इसकी थर्मल कंडक्टिविटी हाई होती है। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ ये होती है कि लो वेपर प्रेशर, गुड वेपर वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है विथ हीट, तभी हम इसको किस में यूज़ करते हैं, थर्मामीटर में। ठीक है। और इसकी हाई थर्मल कंडक्टिविटी होती है। फिर हमने बात की थी गवर्निंग लॉ की, जिसमें हम फॉर्मूले, अब मैं क्योंकि ये जो हम लेक्चर सीरीज़ कर रहे हैं कि थ्योरी तो आपको सभी कोई पढ़ाता है, तो हम यहाँ पे एक तरीके से हम फॉर्मूला शीट तैयार कर रहे हैं हीट ट्रांसफ़र के लिए। तो उसी को फॉर्मूले को एक्सप्लेन करते हुए और आपको उसके फॉर्मूले के पीछे के थोड़े कंसेप्ट बताता हुआ मैं आपको ये पूरा हीट ट्रांसफ़र का सब्जेक्ट पूरा एक्सप्लेन करूँगी। तो ये क्रैश कोर्स बेसिकली इस पे एम्फेसाइज करता है कि मैं फॉर्मूलों को किस तरीके से न्यूमेरिकल्स में यूज़ करना है और फॉर्मूले में यूज़ आने वाले सारे टर्म्स क्या सिग्निफिकेंस है वो आपको पता चल सके। तो हम बात कर रहे थे गवर्निंग लॉ की। तो फोरियर्स लॉ जो है वो फॉर कंडक्शन के लिए गवर्निंग लॉ है, फोरियर्स लॉ। तो उसकी इक्वेशन है, अगर रेट ऑफ हीट ट्रांसफर हमें कैलकुलेट करना है तो QX इज इक्वल टू माइनस KA dt बाई DX, और इसकी यूनिट होती है वॉट में। ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पे, जो कि मैं बता चुकी हूँ कन्वेक्शन के लिए यूज़ होता है, कन्वेक्शन गवर्निंग लॉ है, और इसकी इक्वेशन होती है Q कन्वेक्शन इज इक्वल टू HA TW माइनस T इन्फिनिटी इन वॉट। अब यहाँ हमें H क्या बता रहा है, कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है, और इसको हम फिल्म हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट भी कह सकते हैं, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, वॉट मीटर स्क्वायर केल्विन, और वॉट मीटर स्क्वायर सेंटीग्रेड भी लिख सकते हैं। अब जो ये H है, H जो है वो एक तरीके का जो मटेरियल प्रॉपर्टी नहीं है, किसकी तरह, K की तरह एक ये थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टी नहीं है। तो ये किस पे डिपेंड करती है, तो ये जो मैंने बताया था आपको, फोर्स कन्वेक्शन और फ्री कन्वेक्शन दो पार्ट में डिवाइड होता है कन्वेक्शन। तो फोर्स कन्वेक्शन में जो H है, जो हमारा हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है, वो फंक्शन होता है VD रो म्यू CP K के। ठीक है। और यहाँ रो म्यू CP K ये थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, और बचे रिमेनिंग कौन से बचा, V और D। तो V जो है वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड हो गया, और D जो है कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन ऑफ द बॉडी होगी। ठीक है। इसी तरीके से फ्री कन्वेक्शन की बात करें तो H जो है वो फंक्शन होता है G बीटा डेल्टा T L म्यू रो CP K। ये सारी चीज़ें मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन अभी हम फॉर्मूला शीट के साथ रिवाइज कर रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा मैं इसको आपको इनिशियली बता देती हूँ। तो G इसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, बीटा आइसोबारिक वॉल्यूम एक्सपेंशन है, डेल्टा T टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द वॉल एंड द एम्बियंट फ्लूइड है, और L जो कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ की तरफ, जो कि रेडिएशन के लिए गवर्निंग लॉ को बताता है, जिसमें जो एनर्जी एमिटेड जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द T⁴ होती है, और यहाँ टेम्परेचर जो है केल्विन
में ही रखते हैं, ठीक है। अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हम इसमें से रिमूव करते हैं तो हमें ये सिग्मा का टर्म वैल्यू आती है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की तरफ से, और इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 5.67 इंटू 10⁻⁻88, और इसकी यूनिट हम यूज़ करेंगे जो स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की यूनिट होगी वो होगी वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन टू पावर 4, और जो यहाँ एनर्जी एमिटेड की यूनिट होगी वो होगी वाट पर मीटर स्क्वायर। तो ये बात हो गई यूनिट और तीनों लॉज के बारे में। अब हम जो मेन इस लेसन से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, हम डिफरेंट स्ट्रक्चर के लिए और डिफरेंट मटेरियल शेप के लिए हम कंडक्शंस रेट ऑफ कंडक्शन हीट ट्रांसफ़र कैलकुलेट करेंगे, उसके फॉर्मूले यूज़ करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले किससे, हमने एक स्लैब लिया है कंडक्शन से, जिसमें हम इंटीग्रेशन ऑफ फोरियर्स लॉ अप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास एक स्लैब है जिसका टेम्परेचर प्रोफाइल डायग्राम दे रखा है कि T1 से T2 है। Q जो है वो अमाउंट ऑफ हीट एमिट कर रही है यहाँ से, ठीक है। तो इस स्लैब के सॉल्व करने के लिए हमने 3-4 इसमें हम अजम्पशंस लेंगे। जैसे कि पहला अजम्पशन होगा स्टडी स्टेट हीट कंडक्शन, जो इस स्लैब में कंडक्शन प्रोसेस हो रहा है। जो कंडक्शन प्रोसेस होता है वो बेसिकली किसमें, सॉलिड में डोमिनेटिंग होता है। तो जो कंडक्शन है हमारा, जो स्टडी स्टेट हीट ट्रांसफ़र कंडीशन है यहाँ पे, वो हम एक कांस्टेंट ले रहे हैं, स्टडी स्टेट कंडीशंस ले रहे हैं, ठीक है। और प्लस ये जो हीट कंडक्शन हो रहा है वो वन डायरेक्शन है में टेक प्लेस हो रहा है। मींस अगर हम एक्स डायरेक्शन में ले रहे हैं, यहाँ हम एक्स डायरेक्शन में ले रहे हैं, तो ये वन डायरेक्शन जो हम लोग ले रहे हैं वो है एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। अब इसकी बाउंड्री कंडीशन की बात करते हैं। तो बाउंड्री कंडीशन इसमें हो जाएगी एट x इज इक्वल टू 0 पे टेम्परेचर जो होगा वो हो जाएगा T1, एंड एट x इज इक्वल टू T जो टेम्परेचर हो जाएगा वो T2 हो जाएगा। ये बाउंड्री कंडीशन ऑफ दी स्लैब की बात हो गई। अब हम बात करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो डेरिवेशंस के बारे में अभी हम बात नहीं करेंगे, हम सीधे फॉर्मूले पे जंप करते हैं। तो इसका फॉर्मूला जो हो जाएगा हमारा, जो अमाउंट ऑफ रेट ऑफ कंडक्शन हीट ट्रांसफ़र थ्रू स्लैब होगा वो हो जाएगा हमारा क्या, QX इज इक्वल टू KA T1 माइनस T2 अपॉन B। यहाँ पे B क्या होगा, ये B जो है थिकनेस ऑफ द स्लैब है, और T1 एंड T2 इसका टेम्परेचर डिफरेंस है। A हम जो है एरिया, हम जो एरिया जो हमें विजिबल है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर अगर हम बात करें, ये तो हमने निकाला रेट ऑफ हीट कंडक्शन हीट ट्रांसफ़र थ्रू द स्लैब। अब हम बात करें अगर रेट ऑफ हीट रेट पर यूनिट एरिया की, मींस फ्लक्स की। अगर हम पर यूनिट एरिया की बात करते हैं तो वो फ्लक्स हो जाता है। तो पर यूनिट एरिया सिंपली ए को हम यहाँ डाउनवर्ड डायरेक्शन में ले आएंगे, डाउनवर्ड रीअरेंज कर देंगे इसी इक्वेशन को। तो Q अपॉन A इज इक्वल टू K T1 माइनस T2 अपॉन B हो जाएगा, और यूनिट इसकी क्या हो जाएगी, वॉट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये सिंपली था एक स्लैब के लिए कंडक्शन, रेट ऑफ कंडक्शन हीट ट्रांसफ़र, ठीक है। नेक्स्ट हम एनालॉजी की बात करते हैं हीट ट्रांसफ़र को इलेक्ट्रिकल के साथ। तो एनालॉजी की बात करते हैं, तो यहाँ जो हम Q को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो एक्चुअली में अगर हम इलेक्ट्रिकल सर्किट में बात करें तो ये Q जो है, जो हमारा हीट फ्लो कर रहा है वो वहाँ पे करंट फ्लो करता है। तो करंट हम यहाँ पे Q को हम यूनिट वॉट में ले रहे हैं, तो करंट का एम्पेयर में लेंगे। जो यहाँ हम ग्रेडियंट, जो हीट ट्रांसफ़र हम जो ग्रेडियंट ले रहे हैं, हमारा ग्रेडियंट क्या होता है, टेम्परेचर डिफरेंस हीट ट्रांसफ़र में। जबकि हम इलेक्ट्रिकल सर्किट की बात करें तो वहाँ पे वोल्टेज डिफरेंस या EMF कह सकते हैं, तो उसको हम लेते हैं। इसी तरीके से थर्मल में रेजिस्टेंस जो हमारा होगा वो थर्मल रेजिस्टेंस कहलाएगा, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो रेजिस्टेंस होगा वो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कहलाएगा, ठीक है। तो हमको थर्मल रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिकल में तो डेल्टा, जैसे EMF जो भी वोल्टेज ग्रेडियंट अपॉन I जो करंट फ्लो हो रहा है, उसी तरीके से
हमारा इलेक्ट्रिकल थर्मो में थर्मल रेजिस्टेंस की बात करें तो थर्मल रेजिस्टेंस में क्या हो जाएगा, डेल्टा टी अपॉन क्यू। तो और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, डेल्टा टी की क्या यूनिट होती है, केल्विन में अगर हम ले रहे हैं, और क्यू वॉट में, तो यूनिट होगी रेजिस्टेंस की के अपॉन केल्विन अपॉन वॉट। ठीक है, तो हमारे पास अगर हम यही चीज़ हम स्लैब के लिए यूज़ करें तो डेल्टा टी हमारी क्या थी स्लैब के केस में, इस केस में अगर मैं आपको पीछे डायग्राम दिखाऊं, स्लैब डेल्टा टी क्या हुआ, T1 माइनस T2, और जो हीट फ्लो क्या कर रहा है, Q, तो हमारा रेजिस्टेंस क्या हो गया, T1 माइनस T2 अपॉन Q। अब Q जो हमने कैलकुलेट किया था, यहाँ पे Q की वैल्यू हम निकालें तो Q जो हो जाएगा हमारा, फिर सिंपली डेल्टा T1 अपॉन T2 का उसी इक्वेशन को, ये वाले रेट ऑफ हीट कंडक्शन हीट ट्रांसफर थ्रू स्लैब वाले इक्वेशन को हम रीअरेंज कर रहे हैं किस फॉर्म में, रेजिस्टेंस के टर्म में। तो रेजिस्टेंस कंडक्शन में तो T1 माइनस T2 अपॉन Q, तो वो हो जाएगा इक्वल B अपॉन KA। तो बेसिकली रेजिस्टेंस हमारा स्लैब के लिए क्या हो गया, स्लैब के लिए क्या हो गया, ये हो गया हमारा स्लैब के लिए B अपॉन, आपको एक सेकेंड, पेन थोड़ा सा ये PPT प्रॉब्लम करती है, तो ये हो गया B अपॉन KA। तो यूनिट क्या होगी, केल्विन पर वॉट। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम एक चीज़ और ये है, इसमें नोट करने वाली बात क्या है कि इफ़ द थिकनेस ऑफ द स्लैब इज मोर, अगर स्लैब की थिकनेस मोर है एंड इफ़ देयर कंडक्टिविटी इज़ लो, और उसकी कंडक्टिविटी लो है, थिकनेस ज़्यादा है और उसकी कंडक्टिविटी लो है, देन द कंडक्शन थर्मल रेजिस्टेंस ऑफर बाय द स्लैब विल बी हायर एंड हेंस हीट करंट विल बी लेसर। तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट, ये याद रखने वाली बात है। अब हम बात करते हैं कंडक्शन हीट ट्रांसफ़र इन कंपोजिट वॉल की बात करते हैं। अभी तक तो हमने सिर्फ एक स्लैब लिया था जिसकी एक पर्टिकुलर थर्मल कंडक्टिविटी थी। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कंपोजिट वॉल की। इसमें हम दो मटेरियल यूज़ कर सकते हैं, स्लैब दो मटेरियल के कनेक्ट हैं तो उसकी थर्मल कंडक्टिविटी भी चेंज होगी। देखिए इस डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है K1 और K2। ठीक है, अब इसमें टेम्परेचर प्रोफाइल कैसे जा रहा है, T1 T2 एंड T3, T1 T2 एंड T3। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हम एज्यूम कर रहे हैं कि वन डायमेंशनल कंडक्शन हीट ट्रांसफर थ्रू द कंपोजिट वॉल। इसमें भी अजम्पशन यही है, एक तो स्टडी स्टेट है और दूसरा क्या कंडक्शन वन डायमेंशनल कंडक्शन हीट ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, अब हम इसकी बात करें, जो ये जो अमाउंट ऑफ Q यहाँ से जा रहा है ये भी एक है, और ये जो हमारा इंटरफेशियल टेम्परेचर होगा वो कौन सा होगा, T2। हमारा इंटरफेशियल टेम्परेचर क्या हो गया, T2। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसका थर्मल सर्किट बनाते हैं। थर्मल सर्किट बनाया तो इस टाइप से बनेगा। थर्मल सर्किट बनाने के लिए जैसे T1 से T2 में जाने में इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, रेजिस्टेंस मैंने बताया क्या होता है, टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन Q। तो उससे हमें कंडक्शन के केस में ये आ गया B1। तो इस मटेरियल के लिए, फर्स्ट मटेरियल के लिए हमारा रेजिस्टेंस हो गया B1 अपॉन K1, क्योंकि उसकी थर्मल कंडक्टिविटी K1 है, तो K1 अपॉन K1A। ठीक है, अब नेक्स्ट T2 टू T3 जाने में, T2 टू T3 जाने में कंडक्टिविटी K2 है, एरिया सेम है और उसकी थिकनेस B2 है। तो उस केस में रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, B2 अपॉन K2A। तो ये और अमाउंट ऑफ हीट तो सेम ही फ्लो कर रही है, सिर्फ टेम्परेचर डिफरेंस हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया, हमने ये हमने डिटरमाइन कर लिया क्या, थर्मल हमने सर्किट ड्रॉ कर ली तो हमें रेजिस्टेंस मिल जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस हम निकालेंगे। अब हम रेट ऑफ कंडक्शन हीट थ्रू कंपोजिट, अब हम Q निकालें कंपोजिट वॉल के लिए, तो फाइनली हमें इक्वेशन क्या मिल जाएगी, T1, क्योंकि हम पूरी स्लैब की कर रहे हैं तो इंटरफेशियल टेम्परेचर को कंसिडर नहीं, मतलब वो उसमें आ जाएगा टेम्परेचर डिफरेंस ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, T1 से T3। तो T1 माइनस T3 अपॉन रेजिस्टेंस क्या क्या हो गया, B1 K1A प्लस B2 K2A। तो ये वॉट में आ गया हमारा क्या, रेट ऑफ कंडक्शन थ्रू कंपोजिट वॉल। अब हम हीट फ्लक्स की बात करें तो एरिया को कॉमन लेके हम इसको नीचे Q के नीचे कर देंगे, तो हीट फ्लक्स यानी Q अपॉन A कर देंगे, तो हमारा हो जाएगा T1 माइनस T2 अपॉन B1
K1 प्लस B2 K2 और यूनिट हो जाएगा वॉट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम बात करते हैं कन्वेक्शन थर्मल रेजिस्टेंस की। अभी तो हमने कंडक्शन रेजिस्टेंस की बात की, अब हम बात करते हैं कन्वेक्शन थर्मल रेजिस्टेंस की। कन्वेक्शन थर्मल रेजिस्टेंस में क्या होगा कि जैसे क्या होता है कि एक कन्वेक्शन में क्या होता है कि हॉट प्लेट है, उसका टेम्परेचर TW है और उसके ऊपर से एम्बिएंट फ्लूइड फ्लो हो रहा है जिसका टेम्परेचर हो गया T इन्फिनिटी। तो T इन्फिनिटी, तो फोरियर्स कन्वेक्शन में कौन सा लॉ यूज होता है? तो न्यूटन्स कूलिंग लॉ। तो उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? Q कन्वेक्शन इज इक्वल टू एक सेकेंड, पेन Q कन्वेक्शन इज इक्वल टू H A TW माइनस T इन्फिनिटी। तो रेजिस्टेंस में भी क्या हो जाएगा? तो डेल्टा T अपॉन Q। तो इस इक्वेशन को हम रीअरेंज करेंगे तो डेल्टा T अपॉन Q, तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन HA। तो हमारा रेजिस्टेंस यहाँ से क्या मिल जाएगा? 1 अपॉन HA। तो ये हो गया केल्विन पर वॉट में। तो कन्वेक्शन में हमें कंडक्शन में हो जाता है B अपॉन थिकनेस अपॉन K1 A हो जाता है थिकनेस के हिसाब से, और इसमें हो जाता है कन्वेक्शन 1 अपॉन HA। तो ये रेजिस्टेंसेस की बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं ऐसा कंडक्शन कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर थ्रू कंपोजिट वॉल। अब हम बात करते हैं कंडक्शन कन्वेक्शन दोनों हो रहा है टेक प्लेस उसमें। तो इस तरीके से ये हम ले लेते हैं एक सैम्पल जिसमें हम एज्यूम कर रहे हैं कि स्टडी स्टेट 1 डायमेंशनल कंडक्शन कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर थ्रू कंपोजिट स्लैब बिटवीन हॉट गैस एंड द एम्बिएंट कोल्डर फ्लूइड के बीच में हो रहा है। हॉट इस तरफ क्या है, जो ये स्लैब जो है जो ऐसे जगह पे रखा हुआ है, ऐसे स्पेस में मतलब ऐसे स्पेस में प्लेस किया हुआ है कि जहाँ पे एक साइड जो है वो हॉट गैस है और एक तरफ क्या है कोल्डर फ्लूइड फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो इस केस में हम देख लेते हैं इसका डायग्राम से कि क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे K1 K2 इसकी थर्मल कंडक्टिविटी है, टेम्परेचर प्रोफाइल में टेम्परेचर इसकी आ गया T2 T3 और इंटरफेशियल टेम्परेचर हो गया T3। अब जो कोल्डर हॉट जोन में जो हमारे पास हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट जो है हमारा वो हो गया H1 और TG जो इसका टेम्परेचर हो गया, और जो कोल्डर साइड में है फ्लूइड उस पर हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट हो गया H2 और वहाँ पे हम एम्बिएंट टेम्परेचर ले लेते हैं T इन्फिनिटी। अब बात करते हैं अगर हम U क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पे TG जो है जो हॉट गैस, ऑब्वियस सी बात है हॉट गैस का टेम्परेचर ज़्यादा है एम्बिएंट से। ठीक है, और दूसरी चीज़ यहाँ पे हम ओवरऑल क्या ले रहे हैं, ओवरऑल रेजिस्टेंस ले रहे हैं जो कि जो सारे मोड को मिला के जो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम ओवरऑल रेजिस्टेंस कर रहे हैं और उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं U से। तो ठीक है, तो हम थर्मल सर्किट बनाते हैं। सबसे पहले थर्मल सर्किट बनाने पर क्या हमें मिला कि TG सबसे पहले एक पर सीधी लाइन में आप लिख लीजिए टेम्परेचर प्रोफाइल, जो आपके पास टेम्परेचर है वो लिख लिया। तो सबसे पहले हमारा टेम्परेचर हुआ TG, फिर T1 एक सेकेंड TG T1 T2 T3 एंड T इन्फिनिटी। ठीक है, ये 5 टेम्परेचर हुआ है। अब TG और T1 के बीच में क्या हो रहा है, कन्वेक्शन हो रहा है। यहाँ पे हमारा कन्वेक्शन हो रहा है, तो कन्वेक्शन रेजिस्टेंस कौन सा होगा, कन्वेक्शन हीट रेजिस्टेंस। तो कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर क्या होता है 1 अपॉन HA। तो यहाँ पे H कौन सा लेंगे, यहाँ पे हमने हॉट गैस के लिए H1 H1 लिया है हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, तो हमारा फॉर्मूला हो गया 1 अपॉन रेजिस्टेंस हो गया 1 अपॉन H1A। अब बात करते हैं T1 से T2 के बीच में कौन सा रेजिस्टेंस काम कर रहा है, कंडक्शन रेजिस्टेंस काम कर रहा है, तो उसका फॉर्मूला हो गया B1 अपॉन K1A। इसी तरीके से T2 टू T3 हो गया B2 अपॉन K2A। अब T3 से T इन्फिनिटी फिर से कन्वेक्शन की बात हो गई, तो कन्वेक्शन रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 1 अपॉन H2A। ठीक है, ये हमने निकाल लिया थर्मल रेजिस्टेंस से सारे थर्मल सर्किट से हमने सारे रेजिस्टेंस को हमने
कैलकुलेट कर लिया। अब हम बात करते हैं रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र ऑफ हॉट गैस एंड द एम्बिएंट फ्लूइड। अब इन दोनों के बीच में रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र क्या हो गया, तो टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या हो गया, Tg से T इन्फिनिटी, तो Q इज इक्वल टू Tg माइनस Tg अपॉन पूरा ओवरऑल रेजिस्टेंस। ठीक है, ये तो पूरा ओवरऑल रेजिस्टेंस यहाँ पे हम लिख लेंगे। नेक्स्ट आ जाएंगे हीट फ्लक्स को, तो उसी तरीके से रीअरेंज कर देंगे Q अपॉन A करके, तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा Tg माइनस T इन्फिनिटी अपॉन 1 अपॉन H1 प्लस B1 K1 प्लस B2 K2 प्लस 1 अपॉन H2। ठीक, तो इसको हम लिख सकते हैं, अगर हम ओवरऑल रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं U से, तो Q इज इक्वल टू UA डेल्टा T, और इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज Q इज इक्वल टू UA Tg माइनस T इन्फिनिटी। अब जो इक्वेशन नंबर 1 है और इक्वेशन नंबर 2 को हम अगर कंबाइन करते हैं तो हमारे पास इस टाइप से ओवरऑल रेजिस्टेंस आ जाता है 1 अपॉन U इज इक्वल टू 1 अपॉन H1 प्लस B1 अपॉन K1 B प्लस B2 अपॉन K2 और प्लस 1 अपॉन H2। ठीक है, अब हम बात करते हैं रेडियल कंडक्शन हीट ट्रांसफ़र थ्रू द हॉलो सिलेंडर। ठीक है, हॉलो सिलेंडर की बात करते हैं, तो हम यहाँ पे ये डायग्राम आपको रिप्रेजेंट कर रही हूँ कि इसमें हॉलो सिलेंडर की बात कर रहे हैं, तो ये हॉलो सिलेंडर है, यहाँ पे हॉलो सिलेंडर है, ये हॉलो सिलेंडर है। ठीक है, तो इसका इनर रेडियस हो गया R1 और आउटर रेडियस हो गया R2, आउटर टेम्परेचर हो गया T2 और इनर टेम्परेचर हमने ले लिया T1। इसकी एक पर्टिकुलर थिकनेस है और पर्टिकुलर लेंथ है L है, और Q अमाउंट ऑफ हीट ये Q अमाउंट ऑफ रेट ट्रांसफ़र कर रहा है। तो यहाँ पे टेम्परेचर ग्रेडियंट एग्जिस्ट कर रहा है कौन सा, रेडियल डायरेक्शन में। हम पहले बात कर रहे थे वन डायमेंशनल में, अगर हम स्लैब की बात कर रहे थे तो उसमें वन डायमेंशनल में हीट जो टेम्परेचर ग्रेडियंट जो हो रहा था वो फ्लो कर रहा था वन डायमेंशनल में, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर ग्रेडियंट आर एग्जिस्टिंग अलोंग द रेडियल डायरेक्शन कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इट मस्ट बी कंडक्ट रैपिडली आउटवर्ड फ्रॉम द इनर सिलेंडर सरफेस एट T1 टू द आउटर सिलेंडर सरफेस T2। तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा कि जो रेडियस है, एरिया ऑफ कंडक्शन हीट ट्रांसफ़र निकालना पड़ेगा एट एनी रेडियस पे। तो एरिया क्या हो जाएगा 2 पाई RL, सिलेंडर का केस है तो इसमें रेडियल एट पर्टिकुलर रेडियस पे हमारा एरिया ऑफ कंडक्शन क्या हो जाएगा 2 पाई RL। ठीक है, तो फोरियर्स लॉ के अकॉर्डिंग तो रेट ऑफ रेडियल कंडक्शन की बात करें तो हमारे पास आ जाएगा क्या, Q इज इक्वल टू माइनस KA डेल्टा T अपॉन डेल्टा R वॉट में। अब यहाँ पे एरिया जो हमें रखना पड़ेगा रेडियल R रेडियस का एरिया ऑफ कंडक्शन हीट ट्रांसफ़र, तो हमने रख दिया 2 पाई RL। तो यहाँ पे Q इज इक्वल टू क्या हो गया, एक सेकेंड क्लियर कर देती हूँ, वो हो गया हमारे पास माइनस K 2 पाई RL dt अपॉन dr। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें, अब इसमें रेजिस्टेंस सर्किट थर्मल रेजिस्टेंस कैसे होगा, तो इसमें थर्मल रेजिस्टेंस की बात करें तो वो सिंपली टेम्परेचर ग्रेडियंट अपॉन Q कर देंगे। तो हमारे पास जो हम निकालेंगे यहाँ से, तो फाइनल फार्मूला हमारा जो आ जाएगा Q इज इक्वल टू 2 पाई KL T1 माइनस T2 अपॉन ln ऑफ R2 अपॉन R1। ठीक है, अब जो ये ln R2 अपॉन R1 अपॉन 2 पाई KL जो है वो जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्शन, रेजिस्टेंस ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस फॉर द हॉलो सिलेंडर। ठीक है, अब इस चीज़ में भी क्या देखने की बात है कि अगर थिकनेस ऑफ द सिलेंडर इज़ वेरी स्मॉल, अगर उसकी थिकनेस बहुत स्मॉल है एंड इफ़ द कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल इज़ वेरी हाई, थिकनेस बहुत स्मॉल है और कंडक्टिविटी बहुत हाई है सिलेंडर की, तो क्या होगा, देन द अबव कंडक्शन थर्मल रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट भी ज़ीरो। जो अबव थर्मल कंडक्शन रेजिस्टेंस होगा उसको हम ज़ीरो लेंगे।
ठीक है। तो रेडियल कंडक्शन हीट ट्रांसफ़र थ्रू कंपोजिट सिलेंडर, ये बात हुई एक सिलेंडर की, हॉलो सिलेंडर की बात हुई। अब हम बात करते हैं किसकी, कंपोजिट सिलेंडर की बात करते हैं। अगर डिफरेंट मटेरियल से कनेक्ट है तो यानी कि जो कंपोजिट सिलेंडर होगा उसका थर्मल कंडक्टिविटी अलग होगी मटेरियल की, K1 और K2 होगी। रेडियस जैसे हमने ले लिया है R1, R2 और R3 ले लिया है, ठीक है। तो इसमें भी रेडियल डायरेक्शन में टेम्परेचर ग्रेडियंट टेक प्लेस हो रहा है। और तो इसमें क्या लेंगे हम लोग, तो अगर हम थर्मल सर्किट की बात करें तो इसमें जो हॉलो सिलेंडर होता है, जो भी हॉलो सिलेंडर होते हैं उसमें रेजिस्टेंस हमने कैसे कैलकुलेट किया, जैसे क्या उसका फॉर्मूला होगा ln R2 अपॉन R1 अपॉन जो एरिया ऑफ दी सिलेंडर होगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम आपको मैं दिखा रही हूँ कि क्या हुआ, ये ln R2 अपॉन R1 अपॉन ln R2 अपॉन R1 अपॉन 2 पाई K1 L, और यहाँ से T2 टू T3 के बीच में क्या होगा, ln R3 अपॉन R2 अपॉन 2 पाई K2 L, ठीक है। तो इधर पे हमें Q का फॉर्मूला क्या मिल जाएगा, T1 माइनस T2 ln R2 अपॉन R1 अपॉन 2 पाई K1 L प्लस ln R3 अपॉन R2 अपॉन 2 पाई K2 L। तो ये हो गया हमारे पास कंपोजिट, किसका फॉर्मूला हो गया, रेडियल कंडक्शन हीट ट्रांसफर थ्रू कंपोजिट सिलेंडर, ठीक। अब हम बात करते हैं किसकी, रेडियल कंडक्शन कन्वेक्शन। ये चीज़ आप अभी हम सिर्फ देख रहे थे कि रेडियली कंडक्शन टेक प्लेस हो रहा है। अब हम बात करेंगे रेडियल कंडक्शन कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर थ्रू कंपोजिट सिलेंडर। इस केस में क्या होगा, अब हमें रेडियल कंडक्शन भी टेक प्लेस हो रहा है, कन्वेक्शन भी टेक प्लेस हो रहा है। तो सबसे पहले हमें थर्मल सर्किट बनाना पड़ेगा। सारे टेम्परेचर हमने लिख लिए, जैसे कि Tg, T1, T2, T3, T इन्फिनिटी। अब कन्वेक्शन रेजिस्टेंस हो रहा है तो बस 1/HA होता है, तो एरिया सिर्फ चेंज हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे H1 2 पाई R1 L, और यहाँ पे कंडक्शन के केस में सिलेंडर में क्या हो जाता है, रेजिस्टेंस ln R2 अपॉन R1 अपॉन 2 पाई K1 L। तो इसी तरीके से हमने बाकी फेस टेम्परेचर्स के लिए भी लिख लिया रेजिस्टेंस, हमें ओवरऑल थर्मल सर्किट मिल गया। अब हम इसे Q में कन्वर्ट कर देते हैं, रेट ऑफ रेडियल हीट ट्रांसफर निकाल लेते हैं। तो फाइनली टेम्परेचर ग्रेडियंट और अपॉन रेजिस्टेंस, तो Q इज इक्वल टू 2 पाई RL TG, हमारा फॉर्मूला आ गया क्या, 2 पाई RL 2 पाई R1 L TG माइनस T इन्फिनिटी अपॉन 2 पाई R1 L ब्रैकेट 1/H1 कन्वेक्शन का रेजिस्टेंस, फिर कंडक्शन का रेजिस्टेंस, फिर अगेन कंडक्शन का रेजिस्टेंस, फिर किसका, कन्वेक्शन का रेजिस्टेंस। तो हमें यहाँ से सारी चीज़ें मिल गई। अब हम बात करते हैं, ये तो हमारे सारे हॉलो सिलेंडर की बात हो गई। अब हम आगे स्फीयर की भी बात करेंगे। पहले ये सिलेंडर की बात की हमने, हॉलो सिलेंडर की बात की हमने, सॉलिड सिलेंडर की बात की, फिर उसके बाद हमने कंपोजिट सिलेंडर की बात की, फिर हमने कंडक्शन कन्वेक्शन दोनों विथ कंपोजिट सिलेंडर की बात की। तो हमने यहाँ पे सबके Q निकाल लिया और रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र भी निकाल लिया। अब आ जाता है, अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन का। तो सबसे पहले क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन क्या होता है, उसके लिए आप ये समझ सकते हैं कि फॉर सफिशिएंटली थिन वायर, अगर बहुत ही पतली वायर है उसको इंसुलेट करने के लिए हम उस वायर के ऊपर मतलब सफिशिएंट कोटिंग कर देते हैं, इंसुलेशन की कोटिंग कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि हीट ट्रांसफ़र रेट इंक्रीज़ हो जाता है, और जबकि डिक्रीज़ होने के बदले इंक्रीज़ हो जाता है। तो फॉर सफिशिएंट थिन वायर, जो बहुत ही पतला वायर है, पुटिंग द इंसुलेशन अराउंड द वायर वे may result in increase in heat transfer rate instead of decreasing it। सो देखिए यहाँ ये डायग्राम मैं आपको शो कर रही हूँ कि ये जो यहाँ पे ये वायर है, ठीक है, उसमें करंट फ्लो हो रहा है
आई एम्पियर में, ठीक है। और साइड में इंसुलेशन हमने उसके ऊपर पूरा इंसुलेशन दे दिया, मतलब वायर का जो रेडियस है वो आर आई है और इंसुलेशन का जो को लगाने के बाद वायर का जो रेडियस है वो आर नॉट है। तो थिकनेस ऑफ इंसुलेशन क्या हो जाएगी, आर नॉट माइनस आर वन हो जाएगी। अब जो एम्बियंट पोर्शन में जो कांटेक्ट आ रहा है तो उसका हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट भी हमने h ले लिया है। तो बेसिकली हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं, जैसे कि हम कंसीडर कर रहे हैं कि एक वायर है, उसका रेडियस r1 है, ri है और इनसाइड विद द हीट बीइंग जनरेटेड पासिंग थ्रू इलेक्ट्रिक करंट। लेट इंसुलेशन हैविंग द थर्मल कंडक्टिविटी k, जो इंसुलेशन है उसकी थर्मल कंडक्टिविटी k है, इट इज़ बीइंग रैप्ड अराउंड द वायर अप टू द रेडियस आर नॉट, ठीक है। आर नॉट की रेडियस तक उसको रैप्ड कर दिया है। अब हीट जनरेटेड इन द वायर ड्यू टू द पैसेज ऑफ करंट, जो हीट जनरेट हो रही है करंट की वजह से, जो कि रैपिडली करंट फ्लो कर रहा है थ्रू द वायर, तो क्या हो रहा है, कंडक्शन थ्रू द इंसुलेशन एंड द फॉर्म द सरफेस ऑफ इंसुलेशन दैट कन्वर्ट्स द एम्बिएंट फ्लूइड एट T इंफिनिटी विद अ कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट H। अब यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं कि स्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफर कंडीशन है और जो टी आई है भी द सरफेस टेम्परेचर ऑफ द वायर है। टी आई जो हमने लिया है सरफेस टेम्परेचर ऑफ द वायर है, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर हम इसकी थर्मल सर्किट ड्रॉ करेंगे तो थर्मल सर्किट मैंने यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट नहीं किया। अगर थर्मल सर्किट ड्रॉ करेंगे तो वो वायर एक तरीके से सिलेंडरी है, तो कंडक्शन एक तो अंदर उसके कंडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो उसमें रेजिस्टेंस उसका हो जाएगा L1 R नॉट अपॉन R1 अपॉन 2 पाई KL। अगर कन्वेक्शन की बात करें तो वही चीज़ हो जाएगी, कन्वेक्शन 1 अपॉन HA, तो 1 अपॉन H 2 पाई R नॉट L, ठीक है। तो ये इसके थर्मल सर्किट के बारे में होगी। तो और इन शॉर्ट तो जो हमारा क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन जो निकलेगा वो बेसिकली होगा आर नॉट इज इक्वल टू के इंसुलेशन ऑफ H, ठीक है, के इंसुलेशन ऑफ H। अब तो उसके अगर हम फिज़िकल सिग्निफिकेंस की बात करें, आर नॉट जो हो जाएगा, हम जो हमारा क्रिटिकल इंसुलेशन रेडियस इंसुलेशन हो जाएगा वो हो जाएगा के ऑफ इंसुलेशन अपॉन H, ठीक है, ये हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, ठीक है, ये हो जाएगा। अगर फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन की बात करें तो उसमें 2 केसेस आ जाते हैं। एक तो हो जाता है इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिशन केबल और दूसरा हो जाता है इन केस ऑफ स्फेरिकल इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर डिवाइस। तो अगर इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिशन की बात करें तो उस केस में तो हमारा जो क्रिटिकल इंसुलेशन ऑफ थिकनेस होगा वो हो जाएगा ये के अपॉन के इंसुलेशन अपॉन H। एक सेकेंड, ये ऊपर नहीं जा रहा, क्या प्रैक्टिकल केसेस में, केबल के केसेस में आर नॉट जो हो जाएगा वो हो जाएगा के इंसुलेशन अपॉन H, ठीक है, ये के इंसुलेशन अपॉन H हो जाएगा। अगर हम स्फेरिकल सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो उस केस में हम आर नॉट को हम रिप्रेजेंट करेंगे, फॉर्मूला हो जाएगा उसका हो जाएगा 2k इंसुलेशन अपॉन H, ठीक है। तो और ये जो ग्राफ है वो रिप्रेजेंट कर रहा है फॉर सफिशिएंट थिन वायर हुज रेडियस इज लेसर देन द क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन, putting the insulation around the wire wall result in the increase of heat transfer rate instead of decreasing it। ये तो insulation का काम हो गया। This happens so because of initially more and more insulation is being wrapped, जितना ज़्यादा हम insulation उसमें around wire की करेंगे, there is a rapid decrease in convection thermal resistance as compared to the little increase in conduction thermal resistance. The overall effect being decreases in the total thermal resistance and increase the heat transfer rate. This continue up to the critical radius of insulation beyond which any further insulation added shall decrease the heat ट्रांसफ़र रेट। और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इन केस इफ़ द रेडियस ऑफ द वायर इनिशियली taken is already more than the critical radius of insulation and any other insulation wrapped around it shall
डायरेक्टली डिक्रीज द हीट ट्रांसफ़र रेट। ठीक है, तो प्रैक्टिकल सिचुएशन भी मैंने आपको बता दी। तो ये हो गया हमारा इंसुलेशन के बारे में। अब हम बात करते हैं कि रेडियल कंडक्शन हीट ट्रांसफ़र थ्रू द हॉलो स्फीयर। सिलेंडर की बात कर ली थी, स्लैब की बात कर ली थी, अब हम हॉलो स्फीयर की बात करें तो उस केस में हमारा इक्वेशन हो जाएगा क्या, Q इज इक्वल टू 4πk T1 माइनस T2 R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1। ठीक है, ये फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे, तो वो देख लीजिएगा। और इस केस में रेजिस्टेंस हम क्या, इस केस में हमारा रेजिस्टेंस क्या हो गया, हमारा रेजिस्टेंस हो गया, एक सेकेंड, हमारा रेजिस्टेंस हो गया T1 माइनस T2 अपॉन Q, यानी कि रेजिस्टेंस था तो इसमें इस केस में हॉलो स्फीयर के केस में हो जाएगा R2 माइनस R1 अपॉन 4πk R1 R2। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये इसका रेजिस्टेंस हो गया। ठीक, अब बात करते हैं हम जनरेशन के बारे में। जनरेशन कंडक्शन, जनरलाइज कंडक्शन इक्वेशन। अगर हम जनरलाइज कंडक्शन इक्वेशन करेंगे जिसमें हम विथ और विदाउट हीट जनरेशन की बात करेंगे। ठीक, तो 3D विथ और विदाउट हीट जनरेशन। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, हमें पता है कि हीट कैन बी जनरेटेड इनसाइड द सॉलिड बॉडी। जो हीट होती है वो किसी भी सॉलिड बॉडी के अंदर जनरेट होती है, आइदर बाय सप्लाइंग इलेक्ट्रिक पावर और बाय एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन और बाय थर्मो न्यूक्लियर फ्यूजन सच एज मैनी थिंग। ठीक है, तो जैसे कि किसी भी सॉलिड में एनर्जी जो जनरेट होती है वो किसके, इलेक्ट्रिक पावर की वजह से होती है, या कोई केमिकल रिएक्शन की वजह से होती है, या थर्मल न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से होती है। ठीक है, तो हमने यहाँ एक स्लैब ले लिया है। इस स्लैब में हमने जो Q जो है, यहाँ हम QX को रिप्रेजेंट पर्टिकुलर थिकनेस ले ली है एक स्टडी करने के लिए dx, और qx जो है हमारा यहाँ हीट कंडक्शन इनटू द एलिमेंट्स अलोंग द x डायरेक्शन हो गया। तो qx जो अकॉर्डिंग टू फोरियर्स लॉ ऑफ कंडक्शन से क्या हो जाएगा, qx इज इक्वल टू इन वन डायरेक्शनल में -k8 dt बाई dx। ठीक है, और अगर हम इसको और पेनिट्रेट करके लिखेंगे qx प्लस dx जो होगा हमारा हीट कंडक्शन आउट ऑफ द एलिमेंट अलोंग द x डायरेक्शन। तो इस केस में फॉर्मूला क्या हो जाएगा, qx प्लस डेल ऑफ dx qx dx। ठीक है, तो ये इसको हीट जनरेशन के लिए इसको हम पूरा इसमें एनर्जी बैलेंस लगाएंगे, फिर उसको इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे एक टर्म आ जाता है थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी टर्म आएगा। तो थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी मैं बता दूँ आपको कि ये एक थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टी है जिसका फॉर्मूला होता है K/ρCp। ये आप मास ट्रांसफर में भी पढ़ेंगे और इसका यूनिट होती है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो यहाँ पे Cp जो है वो उसकी यूनिट हो गई जूल पर kg केल्विन। K की यूनिट हम जानते हैं कि वॉट मीटर केल्विन और रो की यूनिट kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो इस पूरे एनर्जी बैलेंस लगाने से एक हमें इक्वेशन मिलेगी, जनरलाइज एनर्जी इक्वेशन मिलेगी, वो होगी डेल स्क्वायर T अपॉन डेल एक्स, डेल स्क्वायर T अपॉन डेल एक्स स्क्वायर T डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर T बाई डेल जेड स्क्वायर प्लस Q नॉट अपॉन K इज इक्वल टू 1 अपॉन अल्फ़ा डेल T अपॉन डेल टॉ। अब यहाँ जो टॉ जो रिप्रेजेंट कर रही हूँ वो है टाइम को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ठीक है, और मास इन सेकेंड, और ये जो T जो हो गया वो तो टेम्परेचर हो गया, और जो ये M जो है वो मास ऑफ एलिमेंट है। ठीक है, अब हम ये जो इक्वेशन आ गई, ये जो अल्फ़ा की बात की थी मैंने, ये थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल एज द रेशियो बिटवीन द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल एंड इट्स थर्मल कैपेसिटी, दैट इज अल्फ़ा इज इक्वल टू K/ρCp। तो ये तो हमें पता चल गया। अब ये डराइव करके हमें ये एक्सप्रेशन मिला। तो अगर हम कंडीशंस रखते हैं, जैसे स्टडी स्टेट की कंडीशन रखेंगे तो डेल T अपॉन डेल T इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि ये टेम्परेचर इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, तो और Q जो हो जाएगा, Q नॉट इज इक्वल टू 0 हो जाएगा अगर नो हीट जनरेशन की बात करें। तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन ये डेरिवेटिव फॉर्म में आ जाएगा, डेल स्क्वायर T अपॉन
डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और इसको हम लिख सकते हैं डेल स्क्वायर बाई टी इज इक्वल टू 0। तो ये लैप्लास इक्वेशन इन टी हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास फाइनली इक्वेशन हमें मिल गई। अगर हम बात करते हैं स्लैब के केस में, अगर हम हीट जनरेशन इन स्लैब के केस में करते हैं तो 2-3 हमें अजम्पशंस लेने पड़ेंगे। ये जो क्यू नॉट है वो यूनिफॉर्म हीट जनरेशन रेट है थ्रू आउट, और ये सिस्टमेटिक, यह जो डायग्राम दिखा रही हूँ मैं टेम्परेचर चेंज का, वो सिस्टमेटिक पैराबोलिक कर्व दिखा रही हूँ, जो एक क्यू कन्वेक्शन टू फ्लो हो रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोग को जो फॉर्मूले सीधे याद करने पड़ेंगे, जैसे कि अगर इसकी थ्योरी आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट में करिए, मैं इसको पूरी थ्योरी से बता दूंगी, तो आप इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम टी इन साइड वॉल की बात करें, वॉल्स का टेम्परेचर देखें तो वो हो जाएगा क्यू नॉट एल अपॉन एच प्लस टी इन्फिनिटी। टी इन्फिनिटी इज द एम्बिएंट टेम्परेचर, और टी मैक्सिमम की बात करें तो वो हो जाएगा क्यू नॉट एल स्क्वायर अपॉन 2k प्लस क्यू नॉट एल अपॉन एच प्लस टी इन्फिनिटी, ठीक है। अब हम पैराबोलिक टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, अगर हमें निकालना है तो वो फॉर्मूला हो जाएगा टी नॉट माइनस टी इज इक्वल टू क्यू नॉट एक्स स्क्वायर अपॉन 2k। ये पैराबोलिक टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन है। फिर नॉन डायमेंशनल फॉर्मेट में लिखें टेम्परेचर प्रोफाइल का, तो टी नॉट माइनस टी अपॉन टी नॉट माइनस टी डब्ल्यू इज इक्वल टू एक्स अपॉन एल का होल स्क्वायर। तो ये हमारा स्लैब के केस में आ गया। अब हम सिलेंडर के केस में बात करते हैं, तो सिलेंडर के केस में क्यू नॉट जो हो जाएगा हमारा, जो यूनिफॉर्म क्यू नॉट हो जाएगा आई रेजिस्टेंस अपॉन पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब डी टी अपॉन डी आर, जो इसका टेम्परेचर एक को रेडियल डायरेक्शन में चेंज के बारे में लिखेंगे तो वो हो जाएगा माइनस क्यू नॉट आर अपॉन 2 फिर पैराबोलिक टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो हो जाएगा टी नॉट माइनस टी इज इक्वल टू क्यू नॉट आर स्क्वायर अपॉन 4 और अगर हम टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन नॉन डायमेंशनल फॉर्मेट में लिखें तो टी नॉट माइनस टी अपॉन टी नॉट माइनस टी डब्ल्यू इज इक्वल टू आर अपॉन कैपिटल आर टू होल पावर स्क्वायर, ठीक है। अब टी मैक्सिमम की बात करें तो हमारे पास हो जाएगा क्यू नॉट आर स्क्वायर अपॉन 4 प्लस क्यू नॉट आर अपॉन 2 प्लस टी इन्फिनिटी। तो ये सारे फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। तो इस तरीके से, और एंड में मैं आपको यही बोलना चाहूँगी, ये अभी तक हमने पढ़ लिया सारे हीट ट्रांसफ़र रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र हमने देख लिए सब शेप के लिए, सब सिलेंडर, हॉलो स्फेयर और स्लैब के लिए, ठीक है। हमने हीट जनरेशन भी देख लिया। इसके बाद हम फिन और हीट एक्सचेंजर के बारे में पढ़ेंगे, तो उसके लिए हम नेक्स्ट लेक्चर का आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। प्लस मैं ये बताना चाहती हूँ कि इस जितने भी ये फॉर्मूले हैं मैंने एक PDF में करके लिख रखे हैं, लेकिन मैं अभी जो अटैच कर रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ तक मैंने पढ़ाया उतने फॉर्मूले आपको अटैच कर दे रही हूँ। सेम यही PDF आपको मैं अटैच कर दिया है मैंने, तो आप मेरे गूगल ड्राइव से डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने इस जो भी आपका फॉर्मूले हैं वो मैंने बड़े बड़े फॉर्म में लिखे हैं, आप इनको छोटे छोटे फॉर्म में एक इस तरीके से लिखिए कि वो 1 से 2 पेज में मैक्सिमम टू मैक्सिमम हीट ट्रांसफ़र के जितने भी फॉर्मूले हैं वो आपके 4 to 5 पेजेस में आ जाए। इस तरीके से हैंडराइटिंग बना के लिखिएगा, छोटे छोटे पैराग्राफ में, छोटे छोटे कॉलम्स में। तो उससे क्या होगा, वो आपको फॉर्मूला शीट बन जाएगी। और मैं एंड में आपको मैं दिखा भी दूंगी कि किस तरीके से जब ये क्रैश कोर्स ख़त्म हो जाएगा, अगर आपको वो वाला आपको मेरा फॉर्मूला शीट चाहिए होगा तो मैं वो एंड में आपको अटैच कर दूंगी, लेकिन उसके लिए आपको पहले पूरी चीज़ें समझनी पड़ेंगी, तभी मैं वो अटैच करूँगी, वो वाला फॉर्मूला शीट अटैच करूँगी। तो उससे क्या होगा कि वो 5-6 पेज में आपके पूरे हीट ट्रांसफ़र के फॉर्मूले नोट डाउन हो जाएंगे। तो जब आप टेस्ट देंगे या एग्ज़ाम देंगे या कोई भी टेस्ट सीरीज़ देंगे या नॉर्मली न्यूमेरिकल करेंगे, तो जस्ट आपको वो 5-6 पेज रिवाइज़ करने पड़ेंगे वो फॉर्मूलोज़ के, और आप रेडी टू रॉक मीन्स आप टेस्ट देने के लिए रेडी हो जाएंगे।
तो अगर आपको मेरा ये सेशन अच्छा लगा हो, काफ़ी मेहनत की है मैंने, अगर और ये मेहनत आपके लिए प्लस मेरे लिए दोनों है, तो इस मेहनत को सफल ज़रूर करिए, आप इसको यूज़ ज़रूर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।